हरिभरी नगरी नाम के एक विशाल और प्राचीन जंगल की गोद में, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां बादलों से बातें करती थीं और नदियां सदियों पुराना संगीत गाती हुई बहती थीं, वहां भेड़ों का एक शांत और संतुष्ट झुंड रहता था। इस झुंड की शांति और समृद्धि का कारण था इनका दयालु चरवाहा जीवनराम, जो न केवल उनकी सुरक्षा करता था बल्कि उन्हें प्रेम और स्नेह भी देता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पिता अपने बच्चों को देता है। भेड़ों के इस समुदाय में हर भेड़ की अपनी एक कहानी थी, पर उनमें से एक मेना था जिसका नाम था मेधावी। मेधावी बाकी भेड़ों की तरह भोला और सीधा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी चमक और चेहरे पर सतर्कता का भाव रहता था। वह दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी देखता था। हर घटना के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता था। इसी घने जंगल के पश्चिमी छोर पर, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी और हवा में एक अजीब सी नमी रहती थी, वहां एक पुराना और क्रूर भेड़िया रहता था जिसे सब कालिया कहते थे। कालिया बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में अब वह तेजी नहीं बची थी जो जवानी में थी। उसके शिकार अक्सर चूक जाते थे और उसके पेट की आग अब शांत नहीं हो पाती थी। उसकी कमजोर होती ताकत ने उसकी बुराई और कपट को कई गुना बढ़ा दिया था। वह जानता था कि सीधे शिकार में अब वह हार जाएगा, इसीलिए उसने अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए एक मानसिक जाल बुनने का फैसला किया। एक ऐसा जाल जिसमें शिकार खुद खुशी खुशी खींचा चला आए। कालिया ने कई दिनों तक पहाड़ी के उस ढलान पर डेरा डाला जहां से भेड़ों का बाड़ा दिखाई देता था। उसने जीवनराम की दिनचर्या को समझा, कुत्तों की निगरानी के समय को नोट किया और झुंड की कमजोरियों को पहचाना। उसकी धैर्यवान आंखें किसी भी शिकारी से ज्यादा खतरनाक थीं, क्योंकि वे मौके की तलाश में नहीं बल्कि विश्वास की कमजोरी की तलाश में थीं। एक दिन कालिया ने देखा कि भेड़ों के झुंड में अचानक अफरातफरी मच गई है। झुंड की कुछ भेड़ें बीमार पड़ गई थीं और जीवनराम को उन्हें इलाज के लिए जंगल के दूर वाले हिस्से में ले जाना पड़ा, जिससे बाड़े की सुरक्षा में एक बड़ी दरार आ गई। कालिया ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने जंगल में भटकते हुए एक मरी हुई भेड़ का सफेद और मोटा ऊन इकट्ठा किया। सावधानी से उसने उस ऊन को अपनी पीठ और गले पर लपेट लिया, यहाँ तक कि अपने नुकीले कानों को भी छिपा दिया, ताकि वह एक भोला भाला बूढ़ा भेड़ा दिखाई दे। यह भेष बदलना केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। उसने अपने शिकारी गुर्राने को एक धीमी कोमल मिमियाहट में बदल दिया, अपनी खूंखार चाल को एक थकी हुई और धीमी चाल में ढाला और अपनी लालची आंखों को जितना हो सके नम और शांत बनाने की कोशिश की। इस पूरी तैयारी के बाद एक सर्द और धुंध भरी शाम को कालिया भेड़ों के बाड़े के पास पहुंचा। उसने कराहने और मिमियाने की एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी भटके हुए और थके हुए जानवर की लगे। ओह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे ही झुंड का एक बूढ़ा भेड़ा हूँ। मैं बरसों पहले रास्ता भटक गया था, अब किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट आया हूँ। क्या तुम मुझे शरण दोगे? भेड़ों ने जब दरवाजे पर एक थकाहारा ऊन से ढका जानवर देखा तो उनके मन में दया का सागर उमड़ पड़ा। झुंड की सबसे बूढ़ी और अनुभवी भेड़, जिसका नाम था भोली, ने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर आने दिया। जीवनराम ने भी, जो उस समय थका हुआ था और अपनी बीमार भेड़ों की चिंता में था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह सोचकर उसे स्वीकार कर लिया कि यह तो उनके ही झुंड का कोई खोया हुआ सदस्य है। बाड़े के अंदर पहुंचकर कालिया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपनी चमक तुरंत छिपा ली। वह अब एक शिकार नहीं था बल्कि शिकारी की सबसे बड़ी चाल था। वह झुंड का हिस्सा बन गया था। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और झूठी थकान का नाटक करने लगा। झुंड की बाकी भेड़ें उसे सांत्वना देने लगीं और उसे घास खाने को देने लगीं। सभी भेड़ें उससे खुश थीं, सिर्फ मेमना मेधावी को छोड़कर। मेधावी दूर से ही उस बूढ़े भेड़े की हर हरकत को बड़ी बारीकी से देख रहा था।
उसे लगा कि उसकी आंखों के नीचे एक अजीब सी कठोरता है जो भेड़ों में नहीं होती। मेधावी ने देखा कि जब चरवाहा बाड़े के पास आता है तो बूढ़े भेड़े की आंखें तेजी से बंद हो जाती हैं और वह डर का नाटक करता है, लेकिन जब वह सोता है तो उसकी नींद बाकी भेड़ों की तरह गहरी और शांतिपूर्ण नहीं होती। वह बार बार अपनी आंखें खोलता है और हर छोटी सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है, जैसे कोई लगातार खतरे में हो। मेधावी के मन में संदेह का बीज जम गया। वह अब हर छोटे विवरण पर ध्यान देने लगा। उसने देखा कि जब कालिया घास खाता है तो वह उसे भेड़ों की तरह शांति और आनंद से चबाता नहीं है, बल्कि जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करता है, जैसे उसे स्वाद से ज्यादा पेट भरने की चिंता हो। सबसे बड़ी बात, जब वह जमीन पर चलता था तो उसके खुरों की आवाज बाकी भेड़ों के खुरों की तरह शांत और हल्की नहीं होती थी, बल्कि एक धीमी भारी धमक होती थी जो पत्थरों पर भेड़िए के पंजों की तरह सुनाई देती थी। मेधावी यह भी महसूस करता था कि जब बूढ़ा भेड़ा पास आता है तो हवा में एक अजीब सी तीखी गंध आती है जो जंगल के शिकारी जानवरों में होती है, न कि शाकाहारी भेड़ों में। मेधावी ने किसी भी भेड़ को अपना संदेह नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि झुंड की भोली प्रकृति के कारण कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और कालिया को सतर्क होने का मौका मिल जाएगा। उसने चुपचाप इंतजार करने का फैसला किया, उस क्षण का जब कालिया खुद कोई गलती करे। उसका इंतजार लंबा नहीं रहा। कुछ रातें गुजरने के बाद कालिया ने अपने जाल का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा बिछाया। एक ठंडी चांदनी रात में जब ज्यादातर भेड़ें सो रही थीं, कालिया धीरे से मेधावी के पास आया। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा मीठी और सांत्वना देने वाली थी। मेधावी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत कमजोर हो। मुझे तुम्हारी चिंता है। बाकी भेड़ें तो मोटी होती जा रही हैं, पर तुम क्यों दुबले हो रहे हो? मेधावी ने जानबूझकर भोला बनने का नाटक किया। मुझे नहीं पता बूढ़े दादा, शायद मुझे अच्छी घास नहीं मिलती। कालिया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऊन के नीचे छिप गई थी, पर मेधावी ने उसकी आंखों में क्रूर चमक देख ली थी। कालिया ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें एक गुप्त तरीका बताता हूँ। बाड़े के पीछे एक छोटी सी जगह है जहाँ बहुत मीठी जादुई घास उगती है। अगर तुम रात को चुपचाप अकेले वहाँ जाकर खाओ तो तुम सुबह तक तगड़े हो जाओगे। मैं यहाँ पहरा दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मेधावी समझ गया कि यह भेड़िए का सीधा जाल है। अगर कोई मेमना अकेले रात को बाड़े से बाहर गया तो कालिया तुरंत उसे मारकर खा जाएगा और बाकी भेड़ों को लगेगा कि वह शिकार हो गया है, जबकि भेड़िया अभी भी उनके बीच सुरक्षित रहेगा। मेधावी ने बहादुरी और चालाकी से काम लिया। वह तुरंत नहीं माना, बल्कि और भी सवाल पूछकर कालिया को फंसाने लगा। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है बूढ़े दादा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेधावी ने धीरे से कहा, जब आप दिन में थककर सो रहे होते हैं तब भी आपके कान बार बार क्यों फड़कते हैं? और आपने कहा था कि आप हमारे ही झुंड के हैं, लेकिन हमारे झुंड की भेड़ें घास खाने के बाद संतुष्टि से एक शांत डकार लेती हैं, जबकि आप अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरते हैं, जैसे किसी कच्चे मांस को खाने के बाद कोई शिकारी करता हो। यह हमारी भेड़ों की आदत नहीं है। क्या आपने सच में सिर्फ खराब पत्ते खाए थे? मेधावी के इन सीधे और तीखे सवालों ने कालिया के चेहरे का सारा बनावटी भाव हटा दिया। उनके लबादे के नीचे उसका शरीर तनाव से कड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पहचान का पर्दा फट गया हो। कालिया तुरंत घबरा गया। वह जानता था कि एक छोटा मेमना भी अगर इतना संदेह करने लगा है तो अब उसका यहाँ रहना खतरे से काली नहीं है। उसने जल्दी से बहाना बनाया, अरे मेधावी, तुम बहुत सोचते हो। मेरी उम्र हो गई है,
इसीलिए मुझे अजीबोगरीब आदतें हो गई हैं। तुम्हें घास खानी है या नहीं, जल्दी बताओ। मेधावी ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसने समझ लिया कि कालिया अब डर गया है और जल्द ही कोई न कोई कदम उठाएगा। मेधावी ने फैसला किया कि अब तुरंत कार्रवाई करने का समय आ गया है। अगली सुबह जब चरवाहा जीवनराम अपनी सुबह की चाय पीने गया था और बाड़े में थोड़ी शांति थी, मेधावी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में इतना डर था कि पूरी झुंड तुरंत जाग गई। बचाओ, बचाओ, बाड़े पर भेड़िए का हमला होने वाला है। मैंने अभी अभी एक भेड़िए को हमारी बाड़े की ओर आते देखा है। वह बहुत बड़ा और खतरनाक है। मेधावी ने जानबूझकर झूठ बोला, लेकिन उसके झूठ में सच्चाई को उजागर करने की ताकत थी। झुंड की भेड़ें डर के मारे भागने लगीं और चरवाहे के पास मदद के लिए चिल्लाने लगीं। पूरा बाड़ा चीख पुकार से भर गया। चरवाहा तुरंत बाड़े की ओर दौड़ा। यह देखकर कालिया को लगा कि यह अफरातफरी भागने का सबसे सही मौका है। उसे लगा कि मेधावी ने सच में कोई भेड़िया देखा होगा और अगर वह पकड़ा गया तो भेड़ों के साथ साथ चरवाहा भी उसे मार डालेगा। कालिया ने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से ऊन का लबादा नोचकर फेंक दिया। जैसे ही ऊन का लबादा जमीन पर गिरा, कालिया अपने असली, खूंखार और बूढ़े भेड़िए की शक्ल में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और जमीन पर धंसते भेड़िए के पंजे, यह सब भेड़ों के लिए सबसे बड़ा आतंक था। कालिया ने जोर से गुर्राया और बाड़े से बाहर भागने की कोशिश की ताकि वह जंगल की आड़ में छिप सके। लेकिन इससे पहले कि वह बाड़े के गेट से बाहर निकलता, मेधावी ने अपनी पूरी ताकत से चीखकर कहा, देखो चरवाहे दादा, भेड़िया भाग रहा है। यही वह बूढ़ा भेड़ा है। यह तो कालिया है। इसने हमें मारने के लिए धोखा दिया। मेधावी की चीख और भागते हुए भेड़िए को नंगे बदन देखकर चरवाहा जीवनराम सब कुछ समझ गया। वह हक्का बक्का रह गया कि उसके ही बाड़े में इतने दिनों से यह क्रूर शिकारी छिपा बैठा था। जीवनराम ने तुरंत अपने शिकारी कुत्तों को भेड़िए का पीछा करने का आदेश दिया। कुत्तों ने भेड़िए को चारों ओर से घेर लिया। कालिया अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से भागा, लेकिन अपनी बुढ़ापे और कुत्तों के तेज हमलों के सामने वह टिक न सका। उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और चरवाहे ने उसे हमेशा के लिए जंगल से दूर भगा दिया ताकि वह कभी वापस न आ सके। झुंड की सभी भेड़ें मेधावी के पैरों के पास जमा हो गईं। उन्होंने उसे गले लगाया और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। बूढ़ी भेड़ भोली ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेधावी, तुम छोटे होकर भी कितने बुद्धिमान हो। तुमने अपनी सतर्कता और साहस से हम सब की जान बचा ली। हम तो उस भेड़िए की मीठी बातों में आ गए थे। मेधावी ने शांति से कहा, सच्ची दोस्ती या रिश्ते के लिए बाहरी दिखावे या मीठी बातों की नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी की जरूरत होती है। जो भेड़िया बन सकता है वह भेड़ा बनकर भी भेड़िया ही रहता है। हमें हमेशा लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों पर और उनके दिखावे से ज्यादा उनकी नीयत पर ध्यान देना चाहिए। बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, भले ही हमारा शरीर कितना भी छोटा क्यों न हो। इस घटना के बाद भेड़ों का झुंड पहले से भी ज्यादा सचेत और एकजुट हो गया। मेधावी अब केवल एक मेमना नहीं था, बल्कि पूरे झुंड का सबसे सम्मानित और बुद्धिमान सलाहकार बन गया। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।